तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। और भाई सबसे पहले काफ़ी बोरिंग स्टार्टिंग होती है क्योंकि एक 8 वुमेन टैग टीम मैच के साथ जो शुरुआत है वो हमें देखने को मिलती है। बेली, नाओमी, बियांका बेलेयर एंड जेड कारगिल वर्सेस डैमेज कंट्रोल एंड टिफनी स्ट्रैटन। भाई कुछ भी खास नहीं था, यहाँ पर फेस टीम इजीली विक्ट्री ले लेती है। उसके बाद हमें बैक स्टेज से भाई कार्मेलो हेज देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी भाई खुश होते हैं कि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी लास्ट वीक। इवन के निक एल्डस भी काफ़ी खुश थे। और उसके बाद भाई जो कार्मेलो हेज है वो किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में भी अपने आप को अनाउंस करते हैं। और उसके बाद बॉबी लैशली वहाँ पर आते हैं और वो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और वो कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें कोई एडवाइस चाहिए हो तो तुम भाई मेरे पास आ सकते हो। लेकिन फिर कार्मेलो हेज इसको काफ़ी फ़नी अंदाज में लेते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैंने लास्ट वीक कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी तो भाई मुझे किसी की भी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है और तुमने लास्ट टाइम कब भाई इतना अच्छा काम किया था। तो भाई बॉबी लैशली यहाँ पर कहते हैं कि भाई तुम अभी नए नए आए हो तो भाई तुम्हें सीखना पड़ेगा कि तुम्हें किससे पंगा लेना है और किससे पंगा नहीं लेना। तो भाई इन दोनों की भी जो केमिस्ट्री है अगर इन दोनों को डाला जाता है एक साथ फ्यूज में तो मुझे लगता है कि भाई काफ़ी अच्छा ये लोग भी काम कर सकते और कार्मेलो हेज के करियर को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद दोस्तों में न्यू कैच रिपब्लिक वर्सेस एओपी का मैच देखने को मिलता है। और इवन दो कि भाई ये जो आज का स्मैकडाउन था ये फ्रांस से था और भाई ये रात को हुआ था, लेकिन भाई मुझे पता नहीं शो इतना क्यों अच्छा नहीं लगा क्योंकि जितने भी मैचेस थे वो भाई काफ़ी प्रेडिक्टेबल थे। तो भाई ये मैच भी काफ़ी प्रेडिक्टेबल था। एओपी इस मैच में इजीली विक्ट्री ले जाती है। उसके बाद दोस्तों हमें बैक से पॉल हेमन और निक एल्डस देखने को मिलते हैं। और भाई यहाँ पर पॉल हेमन निक एल्डस से पूछते हैं कि क्या तुम्हें मेरा मैसेज मिला। तो भाई निक एल्डस कहते हैं कि हाँ भाई मुझे तुम्हारा मैसेज मिला था लेकिन भाई मैं उसको मानने नहीं वाला। अब भाई उस मैसेज के अंदर था क्या। तो भाई यहाँ पर जो पॉल हेमन है वो रिक्वेस्ट करते हैं निक एल्डस से कि भाई तुम रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस इन दोनों को जो मैच होने वाला है बैकलैश में इससे पीछे हटा लो। और इसके पीछे जो वजह है वो पॉल हेमन ने बताया कि भाई अब जो भी होगा उनके साथ भाई उसका जिम्मेदार मैं नहीं होने वाला। तो भाई निक एल्डस कहते हैं कि भाई क्या तुम ये जो भी चीज़ें कह रहे हो ये ट्राइबल चीफ की मर्जी से कह रहे हो, क्योंकि वहाँ से चले जाते हैं हेमन और भाई और हेमन वापस आते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये कोई फनी चीज़ नहीं है। तो भाई उसके बाद निक एल्डस कहते हैं कि भाई रोमन की और ब्लड लाइन की जो भी चीज़ें होती हैं वो तुमसे होकर जाती हैं, तो इसका मतलब है कि क्या तुम इंचार्ज हो ब्लड लाइन के। तो भाई पॉल हेमन कहते हैं कि मैं इंचार्ज नहीं हूँ और मैंने तो रोमन रेंज से रेसलमेनिया के बाद अभी तक बात भी नहीं की। और भाई इसके ऊपर निक एल्डस के दिमाग में आता है कि भाई अगर रोमन से बात नहीं हुई तो लास्ट वीक तुमने उसको ड्राफ्ट से कैसे निकाल दिया था। तो भाई पॉल हेमन इसके बारे में कहते हैं कि भाई रोमन रेंज ने वो चीज़ नहीं की थी बल्कि वो चीज़ मैंने की थी और मैंने तुमसे झूठ बोला था और मैंने रोमन रेंज को पुल ऑफ कर लिया था ड्राफ्ट से, क्योंकि जो भी चीज़ें इस वक्त भाई ब्लड लाइन में चल रही हैं मैं नहीं चाहता कि रोमन रेंज इन सारी चीज़ों को फेस करे। और भाई इसीलिए मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन को भी यही कहो कि भाई वो इस मैच से बैकआउट कर ले। और भाई यहाँ पर निक एल्डस कहते हैं कि अच्छा तुम रोमन रेंज के लिए फैसला ले सकते हो तो भाई तुम फिर जाके रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस से खुद बात भी कर सकते हो कि भाई वो इस मैच से जो है वो पीछे हो जाए। तो भाई इस तरह से वो कहते हैं कि भाई तुम खुद जाके ये चीज़ें जो है वो करो। उसके बाद दोस्तों हमें दी RKO शो देखने को मिलता है। भाई काफ़ी अच्छा नाम WWE ने यहाँ पर निकाला, रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस का। और उसके बाद भाई यहाँ पर सबसे पहले तो भाई जो भी यहाँ पर ऑडियंस थी भाई फ्रेंच था, क्योंकि भाई तो भाई यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज में ही काफ़ी ज़्यादा शुरू में तो चीज़ें जो है वो बोली जाती हैं। और उसके बाद भाई केविन ओवेंस यहाँ पर अपने गेस्ट को बुलाते हैं। वो कहते हैं कि भाई पहले तो मैं कोई गेस्ट नहीं बुलाना चाहता लेकिन भाई एक बंदा मुझे बार बार कॉल कर रहा था तो भाई फिर मुझे उसको जो है वो बुलाना पड़ा और वो यहाँ पर पॉल हेमन के बारे में बात कर रहे थे। तो भाई हेमन को वो बुलाते हैं। पहले तो वो रैंडी को कहते हैं क्या तुम उसे इंट्रोड्यूस करोगे। भाई रैंडी कहते हैं कि मैं उसको इंट्रोड्यूस तो नहीं करूँगा लेकिन हाँ मैं भाई उसको एक चीज़ से इंट्रोड्यूस जरूर करूँगा और वो है दी RKO। लेकिन भाई तभी जो पॉल हेमन है वो खुद ही आ जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं माय नेम इज़, और भाई यहाँ पर जो क्राउड है वो काफ़ी आज अच्छा था। भाई यहाँ पर पॉल हेमन को काफ़ी अच्छा रिएक्शन भी मिल रहा था। वो अपने आप को WWE हॉल ऑफ फेम कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं आई एम द WWE's अनडिस्प्यूटेड वाइज मैन। और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई मैं तुम दोनों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और भाई वो रिंग के अंदर आने के लिए पूछते हैं तो केविन ओवेंस कहते हैं कि हाँ भाई तुम रिंग के अंदर आ सकते हो। लेकिन उसके बाद भाई रैंडी ने जो कहा था वो चीज़ होगी। लेकिन भाई रैंडी कहते हैं कि नहीं भाई मैं सामने से नहीं मारता, मैं भाई RKO आउट ऑफ नोवेयर मांगता हूँ। लेकिन भाई पॉल हेमन जो है वो चीज़ों को समझ जाते हैं और वो दोबारा से रिंग एप्रन के ऊपर खड़े हो जाते हैं। और भाई वो जिस तरह से बोलते हैं ना रोमन रेंज इज़ नॉट हियर दिस इवनिंग, तो भाई उसी तरह से वो ऑडियंस को कहते हैं कि भाई आज कोई भी RKO नहीं होने वाला। और उसके बाद भाई वी वांट रोमन्स के चैंट फिर से लगने लग जाते हैं और इसके ऊपर पॉल हेमन फिर से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, तुमसे ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि रोमन रेंज यहाँ पर आए। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। तो भाई मैं यहाँ पर तुम लोगों को यही चीज़ बताने वाला हूँ कि भाई ये जो रोमन रेंज के साथ जो भी चीज़ें थी तुम लोग फेस कर चुके हो भाई वो डिफरेंट थी, जबकि टामा टोंगा और सोलो सिकोआ भाई ये लोग जिस चीज़ के ऊपर चल रहे हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो इसलिए मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम इस मैच से बैकआउट कर जाओ अपनी फैमिलीज़ के लिए। लेकिन भाई रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि भाई तुम मुझे यहाँ ये कहने आए हो कि भाई मैं एक फाइट से पीछे हो जाऊँ। तो भाई ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। और भाई यहाँ पर केविन ओवेंस भी कहते हैं कि भाई तुम ऐसी पोजीशन में नहीं हो कि भाई तुम किसी को भी कोई भी एडवाइस कर सको, क्योंकि भाई तुम जो ब्लड लाइन के अंदर चीज़ें फेस कर रहे हो तुम्हारी तो वहाँ पर कोई
नहीं सुन रहा तो तुम हमें ये क्यों कहने आ गए हो। और भाई यहाँ पर क्राउड भी इस चीज़ को जो है वो काफ़ी सपोर्ट करता है। और उसके बाद रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि भाई मैं तुमसे बस एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ट्राइबल चीफ कौन है भाई तुम्हारी ब्लड लाइन के अंदर। और भाई यहाँ पर पॉल हेमन पहले तो भाई उनकी बत्ती गुल हो जाती है। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई सबको पता है कि सिर्फ एक ही ट्राइबल चीफ है ब्लड लाइन का और वो रोमन रेंज का नाम लेने लगते हैं। लेकिन इससे पहले ही भाई सोलो सिकोवा और टामा टोंगा ने आके बैक साइड से भाई अटैक कर दिया रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस के ऊपर। और उसके बाद भाई सिक्योरिटी रेफरीज वगैरह भी आ जाते हैं। यहाँ पर केविन ओवेंस भाई कॉर्नर के ऊपर से कूद पड़ते हैं, सनटाउन बॉम्ब लगाया भाई, वो भी काफ़ी मज़ेदार था। तो भाई इस तरह से जो रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस हैं उनको अपर हैंड मिलता है और भाई सोलो सिकोवा और टामा टोंगा वहाँ से भाग जाते हैं। तो भाई इस तरह से इनकी जो स्टोरी लाइन है आगे उसकी प्रोग्रेशन की गई है। और भाई बैकलैश जो कि भाई आज ही रात को होने वाली है वहाँ पर इनका मैच हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद एले नाइट वर्सेस एंजल गार्जा के बीच में मैच था, कुछ खास नहीं था। एले नाइट जीत जाते हैं और मैच खत्म होने के बाद एले नाइट और साथ में सैंटोस एस्कोबार दोनों भाई किंग ऑफ द रिंग के अंदर अपनी अनाउंसमेंट कर देते हैं और किंग ऑफ द रिंग इस मंडे नाइट रॉ से स्टार्ट होने वाला है, ये भी चीज़ कंफर्म कर दी गई। उसके बाद दोस्तों कार्लिटो का हमें बैक से ऐसे सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर वो रिवील करते हैं कि उन्होंने क्यों ड्रैगन ली को अटैक किया। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी और रे मिस्टीरियो की कितने सालों की दोस्ती है, लेकिन भाई क्या किया रे मिस्टीरियो ने, उसने ड्रैगन ली को मेरे ऊपर जो है वो चूज़ किया, जबकि मुझे वहाँ पर उसका टैग टीम पार्टनर होना चाहिए था। लेकिन भाई उसने ड्रैगन ली को अपना टैग टीम पार्टनर बनाया, तो भाई इसीलिए मुझे अटैक करना पड़ा और भाई तभी ड्रैगन ली भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो भाई इस तरह से जो चीज़ें हैं वो इनकी दिखाई जाती हैं। उसके बाद दोस्तों में ऑस्टिन थ्योरी ग्रेसन वॉलर वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मैच देखने को मिलता है। टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच अच्छा था लेकिन काफ़ी प्रेडिक्टेबल सा था। तो भाई इस मैच के अंदर ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर अपनी टाइटल को रिटेन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है शो का मेन इवेंट जहां पर एजे स्टाइल्स एंड द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, उनके दरमियान हमें फेस ऑफ देखने को मिलना था। और भाई यहाँ पर सबसे पहले वो लोग आते हैं और भाई एजे स्टाइल्स यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि भाई जो कोडी हैं वो पहले भाई फ्रेंच में कहते हैं व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। भाई एजे कहते हैं कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई तुम लोग क्या बात करना चाहते हो, लेकिन भाई तुम इस रिंग के अंदर एक फिनोमिनल वन के साथ खड़े हो। और उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे लग नहीं रहा कि भाई तुम फोकस हो, तुम्हारा फोकस अभी भी यही है कि तुमने स्टोरी फिनिश कर ली, जबकि तुम्हारा जो सारा फोकस है वो मेरे ऊपर होना चाहिए। और कोडी कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरी टेंशन तुम्हारे ऊपर है। और वो उसके बाद वो कुछ कहने लगते हैं, लेकिन भाई एजे कहते हैं कि भाई मुझे पता है तुम अब क्या कहोगे कि भाई तुम अपने बचपन में मुझे देखते हुए मैं तुम्हारा हीरो था, तो भाई मैं ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं देखना चाहूँगा। मैं तुमसे बड़ा ज़रूर हूँ लेकिन मैं भाई अभी भी अपनी प्राइम में हूँ। और भाई कोडी उसके ऊपर भी कहते हैं कि भाई हमने कब कहा कि तुम अपनी प्राइम में नहीं हो। मतलब कोडी रोड्स भाई लग ही नहीं रहा कि भाई एजे स्टाइल्स के साथ उनका मैच, ऐसा लग रहा है कि भाई एजे स्टाइल्स उनके टैग टीम पार्टनर हैं। भाई बहुत अजीब सा मुझे कोडी रोड्स की बुकिंग लगती है। उसके बाद भाई एजे स्टाइल्स यहाँ पर उनको कहते हैं कि भाई तुम्हारे लिए हमेशा से जो पाथ है वो सेट था, तुम अमेरिकन ड्रीम डस्टी रोड्स के बेटे हो। तो भाई डस्टी रोड हर प्रोमो के अंदर आते ही आते हैं और वो यहाँ कहते हैं कि भाई ये जो इंडस्ट्री है ना इसने तुम्हें बहुत आर्म्स ओपन से जो है वेलकम किया था, लेकिन भाई मेरी साथ ये चीज़ें नहीं हुई। मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर अपना नाम कमाया। उसके बाद जब मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में आया तो भाई उन्होंने मुझे कोई सिल्वर प्लेटफॉर्म नहीं दिया, बल्कि मुझे अपने लिए चीज़ों को खुद सेट करना पड़ रहा था। और भाई तुम्हारे लिए क्या हुआ, तुम्हारे लिए तो पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई के हॉल ऑफ फेमर्स आ गए कि तुम्हें वो रेसलमेनिया में मैच जितवाए और तुम्हें अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनाए। तो भाई ये काफ़ी एक तगड़ी चीज़ थी जो कि कोडी रोड्स को कही एजे स्टाइल्स ने। और वो ये भी कहते हैं कि भाई वो सारे बंदे जो भी थे उनमें से बहुत ज़्यादा बंदों को मैं हरा चुका हूँ ऑलरेडी और मैं तुम्हें भी हरा दूंगा एक बैकलैश। और भाई उसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि तुम मुझे इस तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। और भाई उसके बाद वो वही बातें अपनी जो पुरानी बोलते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई जो बैकलैश है वहाँ पर मैं तुम्हें एज फिनोमिनल वन नहीं देखूंगा, बल्कि मैं तुम्हें एज माई फर्स्ट अपोनेंट देखूंगा। और उसके बाद भाई यहाँ पर एजे स्टाइल्स अपने आप को फिनोमिनल कहते हैं और उसके बाद कोडी रोड टू स्वीट करते हैं जो कि एजे स्टाइल्स का है। और भाई यहाँ पर एजे स्टाइल्स वो करने लगते हैं टू स्वीट और कोडी को लगता है कि हाँ भाई ये वाकई टू स्वीट करेगा। मतलब कोडी रोड्स को बिल्कुल ही भाई बुद्धू यहाँ पर दिखाया जा रहा है स्टोरी लाइन के अंदर। इतना बड़ा बेबी फेस उनको बनाया जा रहा है कि भाई ऐसा लग रहा है कि भाई पागल है ये बंदा। और भाई वो ऐसा करते हैं टू स्वीट वाला, लेकिन तभी एजे स्टाइल्स उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो भाई इस तरह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है ये भाई काफ़ी बोरिंग थी। क्यों? क्योंकि भाई जब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे तो भाई यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि भाई जो फ्रांस के लोग हैं वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे, वो भाई अपना ही कोई गाना गाने लगे हुए हैं और ये दोनों अपनी लाइंस बोली जा रहे हैं। भाई सही तरीके से आवाज़ भी नहीं आ रही कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था कि भाई जो फ्रांस के लोग हैं उनको ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में और शायद इस मैच के अंदर भी कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उनको रोमन रेंज वापस चाहिए। तो अब भाई आपको क्या इंटरेस्ट आ रहा है कोडी रोड्स की स्टोरी में, आप मुझे कमेंट में बताएं। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।